नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख है 27 अप्रैल। बिहार में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, देश में ही हो चुका है। और बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र, उनमें से 9 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बचे 31, जो बाकी 5 चरणों में संपन्न होंगे। लेकिन 2 चरणों के चुनाव इस बात के साफ संकेतक है, मतदाताओं को जिन्होंने मत दिया है और उन्हें जब पढ़ने की कोशिश की गई है, तो यह साफ प्रदर्शित हो रहा है कि बिहार में एनडीए को झटका लगता दिख रहा है। 40 में 40 यह तो संभव ही नहीं है। 2019 में नीतीश कुमार, बीजेपी और एलजेपी ने मिलकर 40 में 39 सीटें जीती थी। यह भी शायद संभव न हो, क्योंकि कई लोकसभा क्षेत्रों में स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार एनडीए के फोल्ड में सिर्फ नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान ही नहीं है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जो 2019 में महागठबंधन के हिस्सा थे। जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर जब चलते हैं, तो यह बात भी स्पष्ट है कि इस बार वोटर कमिटेड नहीं है किसी के प्रति, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एनडीए हो, या फिर यूं कहें कि महागठबंधन के प्रति भी कमिटमेंट नहीं है। चुनाव उदासीन है और लोग उम्मीदवार देख रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं। हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ने की कोशिश की है, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, देश के कई हिस्सों को पढ़ रहे हैं कि 2024 का चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान नहीं हो रहा है। 2024 का चुनाव सिर्फ इसके लिए नहीं हो रहा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देना है। 2024 का चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि बीजेपी के नारे के मुताबिक अब की बार 400 पार कर देना है। और देखिए, यदि हम 2024 के चुनाव में यदि सबसे कम गूंज जिस बात की सुन रहे हैं, वह गूंज है राम मंदिर। आप घंटे भर चर्चा करते रहे, आधे घंटे की चर्चा करते रहे, बाकी सारी बातें हो जाएगी, लेकिन राम मंदिर की चर्चा नहीं हो रही। और देखिए, वोटर उदासीन, गर्मी की मार। लेकिन आपने कुछ दिनों पहले कहा था गर्मी बिहार में, उत्तराखंड में क्या हो रहा है? तो लगातार वोट जो है वो कम होते जा रहे हैं। हमने कल भी देखा दूसरे चरण में कि 57.8% ही मतदान हुए, जबकि 2019 में 62.9%। लेकिन वही बात, 2019 में अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी मतलब एनडीए के जीतने का अंतर इतना बड़ा था कि ये 5% कितना प्रभाव दे पाएगा, बात अभी समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ, मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि कल पूर्णिया में देखा गया। कि पूर्णिया में देखिए, हमने कहा भी कि जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा होता है और मुकाबले में होता है, तो इसका मतलब वहां जनता चुनाव लड़ रही होती है। 2009 का उदाहरण है सिवान, जब हिना साहब हारी थी, ओम प्रकाश यादव खटिया छाप पर जीत गए थे। बांका में दिग्विजय सिंह चुनाव जीते थे और दोनों गठबंधनों के नेता चुनाव हार गए थे। अजीत जी। देखिए, अभी ज्ञानेश्वर जी हम लोगों के लिए ये राइट टाइम है कि बिहार के चुनाव को समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि जी जिन 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं वो 9 प्रतिनिधि सीटें हैं। तब जी। उसमें जेडीयू 5 सीटें हो गई, भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हो गई, जी एलजेपी की 1 सीट हो गई, और जो 2 नए अलायंस पार्टनर जुड़े हैं जो पिछली बार नहीं थे 2019 में, उनकी उनकी भी 1 सीट जीतन राम मांझी की हो गई गया से। तो ये जी एक राइट टाइम है जब आप समझें कि जब हर गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनके इलाके में वोटिंग हो गई, उनके असर वाले उनके नेता जहां चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दे तो उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हम्म, उसका निष्कर्ष सीधा सीधा ये है कि कोई भी पार्टी का गठबंधन पूरा एज ए गठबंधन होल एनडीए या अलग अलग पार्टियां, कोई किसी एक सेंट्रल थीम पर चुनाव नहीं लड़ रहा था, कोई एक ग्रैंड नैरेटिव पर चुनाव नहीं लड़ रहा था। जी और न बिल्कुल। आरजेडी कांग्रेस का जो अलायंस है वो एक ग्रैंड नैरेटिव पर चुनाव लड़ रहा है। उनके भी हिस्से की का चुनाव हुआ, आरजेडी की भी सीटें हो गई, कांग्रेस की भी सीटें हो गई।
तो कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं निकल के आ रहा है, कोई एक बड़ा नैरेटिव हम्म, बन रहा हो, जैसा आपने कहा कि राम मंदिर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 370 पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम्म, जो पिछली बार राष्ट्रवाद का मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा था, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो करप्शन का एक इतना बड़ा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम पार्टियों के नेता जेल गए, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, तो वो करप्शन की भी चर्चा नहीं है। और ये बड़ी अरे बड़ी एक बात हैरानी और है। नोटिस आपने किया होगा अजीत जी, इसी बीच में देखिए रामनवमी हुई। रामनवमी में राम भक्त निकले और उसने यह बात स्थापित की, देखिए जब भी रामनवमी बिहार में होती है तनाव हो जाता है, दंगा हो जाता है एक दो जिलों में, लेकिन 2024 की रामनवमी ऐसे गुजरी कि पता ही नहीं चला। इसका आशय यह भी निकलता है कि जब नेता चाहते हैं दंगा हो जाता है, और जब नेता चाहते हैं कि शांत रहे तो शांति बनी रहती है, बिल्कुल, दोनों पक्ष बिल्कुल। शांत और है। ये जी। ये तो प्रधानमंत्री ने बल्कि नवादा में याद भी दिलाया था कि आप नए रामनवमी के बाद आपको पापियों को सजा देनी है। लेकिन जी। उसका भी कोई रूप नहीं दिख रहा है कि जनता किसी को पापी मान रही है और किसी को सजा देने जा रही है। तो कोई करप्शन की भी चर्चा नहीं हो रही है वहां। और बड़ी हैरानी ये है ज्ञानेश्वर जी की, जो इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस आरजेडी के लोगों ने भी करप्शन का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जितना वो लोग बना सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को, चुनावी बॉन्ड को लेकर के जी। जिस तरह का हल्ला मचा बिल्कुल। था, वो भी उस मुद्दे हम्म। पर नहीं है। तो जो हम्म। मुद्दे होते हैं चुनाव के, जो हो सकते थे, बीजेपी के तरफ से हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये राम मंदिर का मुद्दा, अनुच्छेद 370 का मुद्दा, करप्शन का इशू, कोई भी इशू, जो आज हम एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें यह भी कहा गया कि एक समय ऐसा भी लगा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, इसका भी मुद्दा कहीं बनेगा, तो उसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं। नहीं हो रही है। अत्यंत पिछड़ी जाति के एक नेता को इतना बड़ा सम्मान दिया गया। तो जी। बीजेपी के नेता अलग कंफ्यूजन में है कि किस इशू पर चुनाव लड़े, क्या मुद्दा हम्म। है, क्या सेंट्रल थीम है जिसको लेकर के जनता के बीच में जाएं और उस पर वोट मांगे कि इस काम के लिए आप वोट दीजिए मोदी जी को या बीजेपी बिल्कुल। को। जेडीयू का आदमी किस मुद्दे पर जाकर के वोट मांगे। तो एक तरफ वो कंफ्यूजन है, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस का भी कोई नैरेटिव सेट नहीं हुआ और उसके लिए जिम्मेदार भी उसी के नेता है। कांग्रेस के लोग अपने अपने चक्कर में लगे रहे कि किसको टिकट मिली। अभी कल तक तो 3 दिन पहले तक तो टिकट ही अनाउंस होती रही जब तक 2 फेज का चुनाव जी। हो गया। हम्म। तो आधे लोग दिल्ली पटना भाग रहे थे टिकट के लिए और बाकी लोग जो बैठे थे तमाशा देख रहे थे। और हम्म। आरजेडी का सारा फोकस 40-42 विधायक और नेता सबका फोकस लगा हुआ था कि पूर्णिया में किस तरह से पप्पू यादव को हरा दें। तो अब जी। ये क्या लड़ाई हो रही थी, ना आरजेडी कांग्रेस की तरफ से कोई लड़ाई हो रही थी उस तरह से सेंट्रलाइज्ड होकर के, जो होता है प्लान करके लड़ना, और न एनडीए की तरफ से कोई वैसी लड़ाई होती दिखी। तो इन जी। दोनों के नेताओं के ये दोनों अपनी अपनी जो राजनीति कर रहे थे उस बीच में जनता उदासीन हो गई, जनता एकदम हम्म। तटस्थ हो गई, निरपेक्ष हो गई। जनता के सामने कोई सेंट्रल थीम नहीं थी कि किस नाम पर जनता कोई उत्साह दिखाए। ये बार बार जो आप कहते हैं कि भाई जनता में न जिताने का जोश है न हराने का उन्माद है, कोई हराने का भी बिल्कुल। जुनून नहीं है कि किसी को हरा देना है, किसी को जिता देना है। तो ये बड़ा रूटीन का चुनाव हो गया, सामान्य चुनाव, रूटीन का चुनाव जो होता है। और ये देखिए 2 चुनाव में हम लोगों ने नहीं देखा, 2014 2019 दोनों एकदम उन्माद का चुनाव था, जुनून का चुनाव था, बिल्कुल। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वोट भी डाले, निकल के वोट प्रतिशत भी बढ़ा लोगों का, और लोग बात करते हुए थे, चर्चा करते हुए थे, चारों तरफ चकल्लस थी, चुनावी चर्चा थी। इस बार वो सब नहीं है। तो इससे जो आपने कहा, जब हम लोग बात कर रहे थे पहले, तो ये 2009 के चुनाव की याद आती है। 9 का बिल्कुल चुनाव, हमें बिल्कुल। आपने कहा कहा आपने कि जैसे 2009 में 2 निर्दलीय जीत गए थे, तो इस बार फिर 2 निर्दलीय चुनाव उसी तरह से लड़ते दिख रहे हैं। सिवान में हिना साहब भी वैसे ही लड़ रही हैं, जी। और यहाँ पप्पू यादव लड़े, उनका पूर्णिया चुनाव से। खत्म हो गया। और उनके बारे में जो धारणा है, हम लोग कल भी एट लेंथ इस पर डिटेल हम लोगों ने चर्चा की थी। उनके बारे में जो रिपोर्ट है, हर आदमी बता रहा है कि वो आगे हैं चुनाव में, वो लीड कर रहे हैं। जी। तो ये भी एक संकेत है 2009 का। और 2009 का चुनाव हमको खूब ध्यान आ रहा है, हम लोग देख रहे थे उस चुनाव को कि इसी तरह का माहौल था। लालू यादव ने अचानक अलायंस तोड़ लिया था, मंत्री रहते हुए अलायंस तोड़ लिया था कांग्रेस के साथ, और जी। कांग्रेस अपना अलग लड़ रही थी, आरजेडी और एलजेपी अलग लड़ रहे थे, बीजेपी जेडीयू का अलायंस अलग लड़ रहा था। तो वो भी फ्री फॉर ऑल चुनाव था। कहीं लोग कांग्रेस को वोट कर रहे थे, कहीं आरजेडी को वोट हो रहा था, कहीं जेडीयू बीजेपी को हो रहा था। और वोट का कारण एकदम विशुद्ध रूप से लोकल इश्यूज थे कि स्थानीय मुद्दे पर क्या है, हमारा कैंडिडेट कैसा है, नेता कैसा है, जिसको पिछली बार चुने थे उसका काम कैसा है, कोई बाहरी है भीतरी है। एकदम सेम दृश्य सीन आज देखिए इस बार दिख रहा है। नवादा में हम लोगों ने देखा कि बाहरी भीतरी का चुनाव हो रहा है। हम लोगों जी। ने पूर्णिया में देखा कि पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा कह के वो चुनाव लड़े वहां। आरजेडी से ने जेडीयू के कैंडिडेट को ले आकर के चुनाव लड़ा दिया बिना किसी तैयारी के।
तो ये इस तरह का चुनाव है जहां कुशवाहा कैंडिडेट अगर लड़ रहा है आरजेडी और कांग्रेस अलायंस में, तो कुशवाहा उसको वोट दे रहे हैं, बीजेपी जेडीयू को छोड़ करके। नहीं, हमें तो तो ये लग रहा है जी, हमें तो ये लग रहा है कि देखिए, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे काम करेंगे। यही बात चुनाव के पहले, चुनाव की घोषणा के पहले हम भी समझ रहे थे, आप भी समझ रहे थे। लेकिन यदि बिहार में चले और बिहार में जमीनी हकीकत की बात करें, फिर से हम जमीनी हकीकत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोदी भक्त कहलाते कि नहीं, मोदी के बारे में कुछ उल्टा सुन ही नहीं सकते हैं, मोदी के बारे में कोई सवाल कर दे यह बर्दाश्त ही नहीं है, वे भी कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या होगा। और देखिए, बिहार में चुनाव का मुद्दा यदि कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, तो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है नौकरी, रोजगार। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि नौकरी किसने दी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नौकरी हमने दी, और नीतीश कुमार कह रहे हैं बगैर मेरे साइन के हो गया क्या। जवाब में तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 साल तक क्यों नहीं दिए थे। तो कोई राम मंदिर नहीं, कोई हिंदुत्व नहीं, कोई विश्व गुरु की बात नहीं, और क्या क्या जो बातें कही जाती थी। देखिए, फिर हम कह रहे हैं कि सड़क, गली, नली ये पूरे देश में बने, और बिहार के बारे में जो बातें कही जाती है, जो सच भी है कि सबसे ज्यादा पलायन है। जब बाहर से लोग आए या आ रहे हैं, जो पंजाब काम करने जाते हैं, तमिलनाडु काम करने जाते हैं, कर्नाटका काम करने जाते हैं, कहीं भी काम करने जाते हैं, और जब वे लौट कर आते हैं गांव में, अभी देखिए ईद में आए हुए थे लोग, उसके पहले दिवाली और छठ में भी आए, कोरोना में तो लंबे समय तक रहे। तो लोगों ने यह चर्चा की कि बिहार में जो निर्माण है, जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, या जिस तरीके से सड़क, गली और नली बना है, वह घटिया है। तो बिहार में इस बार बताने को कुछ नहीं है दोनों पक्षों के पास कि हाँ हमने ये कर दिया। 2005 के पहले का जो भय दिखाने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, वह भी एजेंडा बनता दिख नहीं रहा है। जी जी जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, रोजगार तो पूरे देश का मुद्दा है, और ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं खासतौर से शहरी इलाकों में, आप देखिए कल हम लोगों ने देखा कि मथुरा में 49% वोट हुआ। मथुरा जैसे शहर में जहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था कि काशी का, अब वो काशी और मथुरा बाकी है, वो मथुरा में सर्वे हो रहा था ईदगाह का, और ये था कि उस समय जोश होगा, माहौल होगा, लेकिन कोई जोश नहीं। 49% पोलिंग हुई, पिछली बार से 14% कम। गाजियाबाद में भी 50% वोट नहीं पहुंचा। नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर है, वहां भी 50% बड़ी मुश्किल से वोट पहुंचा। तो ये जो शहरी इलाके हैं, सेमी अर्बन इलाके हैं, पिछला जो पूरा दौर था 88 सीटों का, जो दूसरा चरण था, वो पूरे देश के एवरेज के मुकाबले ज्यादा, अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा परसेंटेज था शहरी इलाकों का उसमें, और वोट का परसेंटेज बहुत कम हुआ उन इलाकों में। तो वो स्वाभाविक रूप से रोजगार की वजह से हुआ है। नौजवानों में कोई जोश उत्साह नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। देखिए यूपीएससी में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, या बीपीएससी में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी हम लोगों ने यूपीएससी का रिजल्ट देखा कि 10 कुछ लोगों को सिलेक्शन हुआ, उसमें 1000 से कुछ ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ। हालांकि उसमें भी बिहार के कितने लोग होंगे वो गिनती के गिन लिए जाएंगे, 25, 30, 40 कुछ इस तरह से। तो यूपीएससी बीपीएससी में बहुत रोजगार आप दे नहीं सकते हैं। जो बड़ा रोजगार देने का सेक्टर था रेलवे, उसमें भर्ती बंद है। दूसरा सबसे बड़ा जो सेक्टर था रोजगार देने का, सेना, उसमें आपने अग्निवीर कर दिया है 4 साल के लिए। अब सारा जो मोटिवेशन होता था वो खत्म है चुनाव का, वहां जाने का। वहां जाकर के नौजवानों का जो एक नौकरी का रोजगार का वो था कि 13-14 साल नौकरी करेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन मिलेगी, और फिर दूसरा कोई काम कर लेंगे। तो वो सब चीजें बंद हो गई, वो मोटिवेशन खत्म हो गया। ये दोनों सेक्टर, रेलवे और सेना, बहाली में लोगों की दिलचस्पी नहीं है नौजवानों की। तो नौजवान एकदम से डिसोरिएंटेड हो गया, दिशाहीन हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसकी जो उम्मीदें थी 10 साल में उसकी जो उम्मीद थी नौकरी मिलने की और स्वरोजगार की जो संभावना बनी थी, वो सब हुई नहीं। तो इसकी वजह से नौजवानों में एक उत्साह की कमी आई है, और जब नौजवानों में उत्साह की कमी आती है तो वो दिखने लगता है, क्योंकि वही पब्लिक के बीच में रहता है, सड़क पर रहता है, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे जिस सिलसिले में हो, स्टूडेंट की पॉलिटिक्स में हो, तो वो बंद हो गया, वो चुप हो गया, वो या तो बोल नहीं रहा है और वोट नहीं डालने जा रहा हो। तो हम लोगों ने देखा भी कि किस तरह से सिर्फ 17-18% नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया वोटर के लिए बिहार में, जो 18-19 साल वाले हैं। तो इसका एक रोजगार एक बड़ा कारण है। और बिहार में रोजगार की बहस हम लोग चुनाव की घोषणा से काफी पहले से इस बात पर चर्चा करते रहे कि रोजगार की एक बहस बनी है बिहार में,
लेकिन किसी का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि आपने बड़ा कमाल कर दिया। देखिए, हम्म, 17 साल नीतीश कुमार ने पहले भी रोजगार दी थी, हमको ध्यान है, हमको शिक्षा मित्र की जब बहाली हुई थी 5,000 रुपए महीने पर ही बहाली हुई थी, लेकिन 2 लाख लोगों की बहाली हुई थी। तो वो भी जी, नीतीश कुमार ने ही किया था। अब उससे शिक्षा हम्म, का कल्याण हुआ या बंटाधार हुआ, वो एक अलग बहस का, उस चर्चा का विषय है। लेकिन शिक्षा मित्र बहाल किए थे नीतीश कुमार ने, और न्याय मित्र और विकास मित्र और दुनिया भर की चीजें करके वो नौकरी दे रहे थे, जितना अपने हिसाब से हो रहा था उन्होंने भी नौकरी दी थी। और अभी जब 17-17 महीने तेजस्वी यादव साथ रहे तब भी नौकरी दी गई। तो ये क्रेडिट जी, की लड़ाई है अपना, ये चुनाव में अक्सर होता है। और जो चुनाव में तो पार्टियां वो भी बोलती हैं जो कोई नहीं कहता है। आप हमारे विरोधी हैं, आपने जो सोचा भी नहीं होगा हम वो कह देंगे कि आप ये कह रहे हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। उससे उससे भी जनता में एक दिशा भ्रम की स्थिति होती है, क्योंकि कोई आप एक कंक्रीट ठोस मुद्दा सामने नहीं रख पाए कि हम इस मुद्दे पर बिल्कुल, चुनाव लड़ रहे हैं, और ना हम्म, मुद्दा बना पाए दूसरे की बात को लेकर के। कल हमको किसी ने बताया कि जब मुंगेर में प्रधानमंत्री की सभा हुई तो लोग, इतनी गर्मी थी और ऐसा 10-12 मिनट लोग भाषण सुने फिर उठ के जाने लगे। तो नहीं, वो वो तो इसका मतलब गजब तरीके से वायरल हो रही है कि नीतीश कुमार का लोगों ने भाषण सुना और जब नरेंद्र मोदी बोलने लगे तो लोग चल दिए। यह हाँ भी वही, एक बड़ी बात है कि मोदी को सुनने के लिए लोग ऑफिस छोड़कर घर पहुंच जाते थे और टीवी खोल देते थे। हम्म, और अब लोग चल दे रहे हैं। ये बड़ी बात वो है। बड़ी जो बात है ना। तो यूएसपी है वो प्रभावित हुई है। 10 साल में जो है, 10 साल में जो जी, एक जिज्ञासा का एलिमेंट था, कौतूहल का जो तत्व था, वो खत्म हो गया। अब जी, आप वही बात अभी आप अररिया में कहेंगे, वही मुंगेर में कहेंगे, वही बात आप मालदा में कहेंगे। आप एक दिन में 3 सभा कर रहे हैं, तीनों जगह एक ही बात कर रहे हैं, और सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो उसमें लोगों को क्या सुनना है? कोई दिलचस्पी का तत्व जो था वो खत्म हो गया है लोगों का। और जो उम्मीदें थी 10 साल में, वो उम्मीदें भी नहीं पूरी हुई। अगर उम्मीद पूरी होती तो फिर हो सकता है कि लोगों का एक समर्थन होता, एक समर्थन के लिए लोग जाकर खड़े होते। इस बार भी कोई ऐसा एजेंडा बिहार को लेकर के नहीं पेश किया गया है। आप देखिए, आप बीजेपी का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। बीजेपी ने तो अपने सारे सहयोगियों को मना कर दिया कि बाकी लोग घोषणा पत्र नहीं जी, ले आएंगे, सारा हम्म, घोषणा पत्र जो हम कर रहे हैं वही होगा। उसमें क्या है, स्टेट स्पेसिफिक क्या है? बिहार के लिए कोई ऐसी चीज तो घोषणा हुई नहीं है कि बिहार में हम ऐसा हम्म, करेंगे। और न रोजगार को लेकर के ओवरऑल कोई ऐसा वादा किया गया है जिससे नौजवानों में उत्साह आए। तो एजेंडा नहीं हुआ, कोई एजेंडा सेट नहीं हो सका, कोई एक सेंट्रल नैरेटिव नहीं बन सका। और इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव चला गया बिल्कुल स्थानीय स्तर पर, उम्मीदवार की जी, जाति पर चुनाव चला गया। जो हम्म, एक चीज जो खत्म हो गई थी पिछले 10 साल में, 2 चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि 14 और 19 में लोग उम्मीदवार के जाति की तो चर्चा ही नहीं करते थे। कौन उम्मीदवार है, उसका कितना वोट है, इससे कोई मतलब नहीं था लोगों। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा था, और एक दूसरा तबका उनको हराने के लिए वोट कर रहा था। उसका कोई दूसरा जी, एजेंडा नहीं था, वो था कि उनको हम्म, रोकना है, मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, बस। अब क्या है, अब सब स्थानीय मुद्दों पर चला गया। कैंडिडेट की जाति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उसको अपनी जाति का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको समीकरण का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बाहरी है कि कहीं अपना लोकल स्थानीय कैंडिडेट है। उसको जो 2 लोग बाकी लोगों की जिनकी टिकट नहीं हुई है, वो लोग उसके साथ सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पार्टियों का जी, आंतरिक मतभेद, इसके पहले तो कोई कभी हमने नहीं सुना पिछले 2 चुनाव में कि बीजेपी के अंदर का कोई आंतरिक मतभेद सामने आया हो। लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कटिहार में बीजेपी के लोग, पहले बीजेपी जेडीयू का अपना झगड़ा और बीजेपी का अंदर का झगड़ा। तो ये सारी चीजें भी दिख रही हैं चुनाव क्षेत्र में। नवादा में भी कई जगह बीजेपी के लोग ही समर्थन नहीं कर रहे थे। कई जगह हम लोगों ने देखा कि लोग वो नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं आपस में। न बीजेपी के अंदर कोऑर्डिनेशन है, न बीजेपी संघ का कोऑर्डिनेशन है, न बीजेपी और जेडीयू का कोऑर्डिनेशन है। और यही बात आरजेडी कांग्रेस में भी है, वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि जी, बड़ा कोऑर्डिनेट करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म, तो इसकी वजह से जो हम लोग 2-3 दिन से 4 दिन से ये बात फ्री फॉर ऑल वाली कर रहे हैं, वो फ्री फॉर ऑल हो गया है। जनता अब किसी की प्रतिबद्धता के प्रति, वैचारिक या किसी तरह की प्रतिबद्धता के साथ वोट डालने नहीं जा रही। एक जी, तो जनता में ऐसी ही उदासीनता है कि इतनी गर्मी है, इतनी शादियां हैं, और कोई लेना देना नहीं है लोगों को, तो एक उदासीनता वो है, लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, ऊपर से वोट का कोई सेंट्रल थीम नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये भी एक बात बड़ी दिलचस्प हमको कहा लोगों ने। बिल्कुल। पहले बड़ा पूछाछू। जो आपने बात कही पूछने वाला कोई नहीं। देखिए, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ अजीत जी, कि देखिए जनता जो है ना वो वोट करना चाह रही है, अपने मन से। देखिए वो आप मुसलमानों का भय पैदा कर हिंदुओं का वोट नहीं ले सकते हैं, जाति का कार्य चल रहा है। मेरा जो जन्म का शहर है वह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में। मैं भी मानता हूं कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है? जो आधार है। तो
मेरे जन्म का जो शहर है, जो विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस ने नया उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल इस शहर के लिए अनजाने हैं, लेकिन मेरे जन्म के शहर से फोन आ रहे हैं। इस नए नवेले नेताजी को कहिए ना फोन तो उठाएं, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और फोन तो उठाएं और चुनाव तो ठीक से लड़ें। तो देखिए, जनता चाहती है कि चुनाव लड़े ठीक से, विपक्ष ठीक से लड़े। तो इस बार विपक्ष को भी लड़ने का मौका दिया जा रहा है। शमरीन मेरी एक रिपोर्टर है, वो कल एक लोकसभा क्षेत्र से लौटी। वहां के बारे में भी माना जा रहा था कि वहां एनडीए बिल्कुल गारंटेड है, लेकिन बाजार में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग उनके समर्थन में बहस करते नहीं दिखे, कह रहे थे विकल्प है। तो इस बार बिल्कुल जातीय और सामाजिक और स्थानीय आधार पर चुनाव हो गया है। ऐसे में 40 में 40 और 40 में 39 मैं तो नहीं मानने वाला हूं। फिर वही बात है कि यहां 2019 में अंतर इतने बड़े रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो 40 में 40 और 40 में 39 नहीं तो फिर देश में अब की बात 400 पार कहां से होने जा रहा है? 303 पूरा कर ले, यही बड़ी बात होगी। एकदम एकदम आप ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। और ये जो कह रहे हैं ये बीजेपी के नेताओं के बारे में भी है कि उन्होंने पूछा ही नहीं किसी को कि आप वोट देने आइए। पहले क्या बीजेपी और आरएसएस का पूरा सिस्टम काम करता था, पूरी मशीनरी काम करती थी। हर व्यक्ति के यहाँ पर्ची पहुंचाना, उसके साथ बात करना, उसके घर में कितने सदस्य हैं, आने की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें होती थी। लोग अपना वो हर पार्टी अपना अपना एक स्टॉल लगा के बैठती थी, वहां पीने के पानी की व्यवस्था है, कुछ कोई चीज किसी व्यवस्था कोई कर ही नहीं रहा है। हमको बताया पर्ची नहीं पहुंच रही है, पर्ची नहीं पहुंच रही है, वही तरह की पर्ची नहीं पहुंच रही है। और लोगों ने कहा कि भाई हमको जो है ये जो पहले जो लोग आते थे पूछते थे तो एक महत्व का पता चलता था कि लोग हमको केयर कर रहे हैं, लोग जानते हैं कि हम वोटर हैं और हमको बाकायदा सम्मान मिलता था कि हम वोट करें। हमसे पूछा जाता था, हमको कहा जाता था। हमने बात की कई जगह तो कैंडिडेट्स और उनके समर्थक कह रहे हैं कि अरे हमको क्या वोट मांगना है, वोट तो मोदी जी के नाम पर मिल रहा है। अब ये जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी के कैंडिडेट्स का कि भाई लड़ाई कहाँ है, वही आप अति आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं कि हमको तो हम लड़ाई हम थोड़े लड़ रहे हैं, वो तो मोदी जी लड़ रहे हैं। तो फिर जब मोदी जी लड़ रहे हैं तो कई जो नीचे जो संगठन में काम करने वाले लोग थे या आरएसएस के लोग थे, उन्होंने कहा कि फिर वही लोग वोट दिलवाएं अपना। तो कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है दिल्ली से या पटना में बैठ करके कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है। और वही हाल आरजेडी कांग्रेस का है कि कोई पूछ ही नहीं रहा है, कैंडिडेट उड़ा चला जा रहा है अपना काफिला लेकर के। वो किसी को मतलब ही नहीं है कि जनता सड़क के किनारे खड़ी हुई है तो वो कुछ हाथ हिला रही है तो हाथ हिलाए, या हम नई जगह पहुंचे। जो अगर नया कैंडिडेट पहुंचता है, जैसे अभी अंशुल अभिजीत पहुंचे पटना साहिब में लड़ने, कांग्रेस की टिकट उनको मिली है। कांग्रेस का तो एक तो प्रयोग ही समाप्त नहीं हो रहा है पटना साहिब में। शत्रुघ्न सिन्हा आ गए बीजेपी छोड़ के, तो शत्रुघ्न सिन्हा लड़ जाए। अब सासाराम से उधर से मीरा कुमार का बेटा आ गया तो वो लड़ जाए, तो कोई लड़ जाए तो लड़ जाए। कम से कम नया आदमी है तो नए आदमी को तो अभी 24 घंटा काम करना चाहिए। उसको तो 24 घंटे से 2 घंटा बढ़ाना चाहिए, इलास्टिक की तरह समय को बढ़ाना चाहिए कि जितना लोग। और पहले भी से शिकायत आ रही है, फोन ही नहीं उठा रहे, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं फोन नहीं उठा रहे हैं। बताइए तो क्या फिर लड़ना है? उनको भी लग रहा है कि जो वोट मिलना होगा एनटीपी। देखिए एक धारणा इधर है कि मोदी जी को जिताने के लिए वोट करेंगे, और दूसरी ओर एक धारणा है कि मोदी विरोधी वोट तो हमको ऐसे ही मिलेगा, हमको बैठे बैठे वोट मिलेगा, हमारे नाम वो तो अंगुली पर जोड़ ले रहे हैं ना, अंगुली पर जोड़ ले रहे हैं कि भाई हमें यादव का मिल जाएगा, हमें मुसलमान का मिल जाएगा, हमें दलित का मिल जाएगा, हमें कुशवाहा का मिल जाएगा। लेकिन ये सब होना ज्यादा है नहीं। ऐसे थोड़े वोटिंग होती है। जैसे जेडीयू बीजेपी वालों ने जोड़ लिया कि सब लोग मोदी के भक्त हैं, हमको फॉरवर्ड का मिल जाएगा, बनिया का मिल जाएगा, महादलित का मिल जाएगा, उसके साथ हमारी जाति का वोट मिल जाएगा, तो हमको कौन हरा रहा है? हम तो 60% वोट पर बैठे हुए हैं। नहीं, आप फॉरवर्ड की बात करें अजीत जी, फॉरवर्ड की बात करें, भागलपुर में कहां फॉरवर्ड का वोट मिला? भागलपुर में फॉरवर्ड का वोट कहां एनडीए को मिला? जीत हार अलग चीज है। और देखिए, मेरे एक मित्र रहते हैं, आप ज्यादा बताएंगे, मेरे एक मित्र रहते हैं मेरठ में, रामायण के पात्र को लाया गया वहां चुनाव लड़ाने के लिए। मैं मेरठ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि वहां चुनाव बिल्कुल निर्विघ्न रहा है, वहां भी लड़ाई है। नहीं, मेरठ में तो बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है, बहुत कांटे की लड़ाई हो गई है मेरठ में। और क्या आप कहीं तो उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ अरुण गोविल का, जिसमें वो कह रहे, लोग पूछ रहे हैं कि मेरठ का क्या मुद्दा है, कि उनसे इंटरव्यू करने वाला तो कहा कि हमको तो नहीं पता है, जीत जाएंगे तब मुद्दा खोजेंगे कि क्या मुद्दा है, हमको क्या करना है। अब कैंडिडेट कर रहे हैं इंटरव्यू ऑनलाइन, मतलब ऑन एयर जा रहा है, कैंडिडेट कह रहा है कि मुद्दा हमको तो नहीं पता है लेकिन जीत जाएंगे तो देखेंगे।
तो जी, अब ये स्थिति हो गई। कल हमारी हरि जोशी से बात हो रही थी। हरि जोशी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरठ के रहने वाले हैं, वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी, बहुत बढ़िया जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कल वाले वोट में 8 सीटों में जो सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट है वो मेरठ है। तो जी, जहां आपने प्रतीक, पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक कैरेक्टर थे, वो राम का उन्होंने पात्र प्ले हुँ, किया था, वहां उनकी लड़ाई मुश्किल हो गई है। लोग वहां इशू बनाए हुए हैं इस बात का कि भाई चाल चेहरे चरित्र वाली पार्टी है। और एक वीडियो आपने भी देखा होगा कि एक सज्जन दोनों हाथ उठा करके नारा लगा रहे हैं जय श्री राम, और जेब कट गई उनकी, 36,000 रुपए उनकी बिल्कुल। जेब से निकल गए। अब वो कह रहे हैं कि मेरा जी, पैसा नहीं मिलेगा तो वोट नहीं करेंगे। तो ये हुँ, इस तरह की चीजें हो रही हैं चुनाव में। तो कोई चुनाव में कोई थीम नहीं बन रहा है। अब कायदे से तो बन जाना हुँ, चाहिए था कि अब राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ये सीधे स्वयं भगवान राम का चरित्र जो इन्होंने निभाया है वो आए हुए हैं। लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। तो ये जो हाँ, स्थिति हुई है बिहार में भी हम लोगों के यहाँ, कि एक तरफ ये मान लिया कि 60% वोट पर बैठे हुए हैं, हम तो मोदी का वोट है, मोदी भक्त हैं सब लोग, और सब लोग उनको वोट कर देंगे। तो हमको क्या जी, करना है वोट मांगने जाने में? हुँ, अच्छा, वो हुँ। एक सज्जन की कहानी आप बताते नहीं है, जो टिकट मिल जाने के बाद पटना में बैठे हुए थे, और लोग हाँ, पूछता था कि कहाँ है, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल, पैसे लेने के लिए लोग फ़ोन कर रहे थे, तो उनको बता रहे थे मैं यहाँ हूँ, उनको बता रहे थे मैं वहाँ हूँ और बैठे हुए पटना में। बैठे हुए हाँ? पटना। तो उसी तरह से है हाँ, कि अब यहाँ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम उस विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो उस विधानसभा क्षेत्र में उनको लग रहा है कि जी, कौन खोजता है, हमको जाने की जरूरत क्या है, वोट तो जब मोदी जी के नाम पर गिरना है। और दूसरी तरफ लोग मान के बैठे हैं कि वोट उनके विरोध में भी गिरना है। बीजेपी को हराने के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो मोदी विरोधी वोट है, वो तो हमको मिल ही जाएगा, हमको क्या करना है जाके वोट मांगने। तो इस चक्कर में जनता जो है दुखी हो गई है। जनता बड़ी निराश इस वजह से भी हुई है जी, कि हम लोगों के यहाँ तो होता है ना, कि हम लोग के यहाँ तो आप एक साधारण सा प्रोग्राम करिए और अपने करीबी रिश्तेदार को नहीं पूछिए, 3 बार तो आएगा नहीं आपके यहाँ। तो यहाँ हाँ, तो लोगों को ये भी है कि भाई हमको कहा ही नहीं जा रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है कि चलिए वोट डालिए। और किसको वोट डालिए, आपको वोट डालिएगा तो आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं, मोदी जी को जिताइएगा तो वो क्या कर देंगे बिहार के लिए, और बिहार में अगर वो मोदी जी हार गए तो दूसरी सरकार क्या कर देगी। तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि किस बात के लिए वोट डालने जाए। तो ना मुद्दा बिल्कुल, है, कोई बिल्कुल। बड़ा मुद्दा नहीं है, और कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है जिसके लिए लोग जाकर के वोट करें, मतलब जिसको जिताने हराने के लिए। और एक धारणा ये भी बन गई, जो आप कह रहे थे ना कि 400 पार से, एक धारणा ये भी बन गई कि अरे जीती रही है बीजेपी, तो अब चलिए अब जी, यहाँ देखा लोगों ने, बजाता इस बात की रिपोर्ट छपी है ज्ञानेश्वर जी, दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी हो गई, लोग थर्सडे रात चले गए मत मत वो हरिद्वार, ऋषिकेश और शिमला मसूरी। जी, कि हुँ, भाई फ्राइडे की वोटिंग है, फ्राइडे की छुट्टी है और शनिवार रविवार छुट्टी है, तो 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड हो गया, तो छुट्टी मनाने चलते हैं, कौन वोट डालेगा। तो बिल्कुल। 50% वोट नहीं हुआ है। बिहार बिहार में तो क्या होता है, बिहार में तो चुनाव क्षेत्र लंबा होता है। लेकिन हुँ, दिल्ली में जैसे साहिबाबाद है, या गाजियाबाद का लोकसभा क्षेत्र है, या गौतम बुद्ध नगर का, वो तो बहुत छोटा एरिया है। हुँ, 10-20 किलोमीटर में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 20 किलोमीटर। जी, बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हैं, एक-एक सोसाइटी में 10-10 हज़ार लोग रहते हैं। तब भी वोट का परसेंटेज 50 नहीं पहुँचा। तो ये एक तरह की बड़ी एक निराशा है, उदासीनता है, और ये बड़े नेशनल लेवल पर ये उदासीनता दिख रही है। आप नॉर्थ ईस्ट के अरे कुछ आप स्टेट्स को छोड़ दें। मध्य प्रदेश में देखिए ना अजीत जी, इतने प्रचंड बहुमत से आपकी विधानसभा में सरकार बनी और करीब-करीब 10% वोट ड्रॉप आउट हो गया क्या 2019 की तुलना में? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना हाँ, ये कि तो बड़ा संकट है ना। उत्तर-पूर्व छोड़ दीजिए, जी, पूर्वोत्तर भारत छोड़ दीजिए, अगर त्रिपुरा और हुँ, जो जहाँ पहले हुए त्रिपुरा वगैरह के चुनाव, मणिपुर का चुनाव छोड़ दीजिए, या बंगाल का रख लीजिए, तो उसके अलावा कहीं पोलिंग नहीं हो रही है ऐसी, जिस पर जी, लगे वहाँ 70%, 78%, 80% पोलिंग हो रही है। यहाँ तो हुँ, 60% पहुँचाना मुश्किल हो रहा है कि 60% वोट पहुँचे। तो ये जो बिल्कुल। जो पूरा है पश्चिम भारत और मध्य भारत और उत्तर भारत का जो इलाका है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में और महाराष्ट्र में हुआ, पश्चिमी भारत में, और हम लोगों की तरफ उत्तर और पूर्वी भारत में हुआ, कहीं वोटिंग का कोई उत्साह लोगों में नहीं दिखा है। और जी, इसी की वजह से नतीजा ये हुआ, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, कि कैंडिडेट को लेकर के लोगों का फोकस हो गया। उसकी हुँ, जाति का वोट उसको मिल रहा है कि नहीं, जो जातीय समीकरण है एकदम, जो टिपिकल पॉलिटिकल कारण होते हैं, कि पहले 3 दावेदार थे, 2 लोगों की टिकट कट गई है, तो वो दोनों लोग लगे हुए हैं निपटाने में। विधानसभा में कौन-कौन लड़ने वाला है, उसकी क्या पोजीशनिंग है, वो अपने हिसाब से वोटिंग करा रहा है या वोटिंग नहीं होने दे रहा है, लोगों को निकाल रहा है। जाति देखी जा रही है, क्षेत्र देखा जा रहा है, उससे मुद्दे पूछे जा रहे हैं। अभी इस बार तो लोगों को लग रहा है कि न कोई बड़ा मुद्दा हमारे सामने रखा, न कहीं कोई पैसा रुपया लेके आ रहा है, न कोई शराब सामान बंटवा रहा है। मतलब किसी चीज के लिए जो होता है, जिसको लोग बड़े चुनाव में हम लोगों ने सब देखा है होते हुए, तो ये न हो तो अच्छी बात है। ये मतलब शराब न बटे, पैसा न बटे, तो ये बहुत है। पैसा रुपया की कहानी तो ये है, आपको एक छोटा-सा रूपक सुना देते इसी चुनाव का है कि एक उम्मीदवार ने, विपक्ष के एक उम्मीदवार ने सिंबल लिया, 1 करोड़ रुपया देना था।
तो 1 करोड़ रुपया देने के लिए रजामंदी नहीं हुई। 50 लाख रुपए की बात हुई कि 50 लाख रुपए आप बगल वाले उम्मीदवार को उसे आप दे दीजिएगा, बहुत गरीब है। तो अब 50 लाख रुपए की उम्मीद में जो बगल वाले उम्मीदवार है दिन भर में 25 बार फोन कर रहे हैं और जो सिंबल ले लिए वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, और इधर जो बगल वाले उम्मीदवार है उन्हें बहुत बड़े से लड़ना है। तो ऐसी स्थिति है कि पूछिए मत। देखिए ये सब इतना खेला हो गया ना, इस बार टिकट बंटवारे में भी पार्टियों ने इसी तरह का खेला किया। सारा खेला टिकट बांटने में भी उसी तरह के 10 तरह के दूसरे कंसीडरेशन, मतलब पॉलिटिकल कंसीडरेशन है ही नहीं। आप तो खुद ही आपने देखा सब जगह कैसे किस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन हुए। जो गठबंधन का कैंडिडेट कहिए या इधर का, इधर तो मान लीजिए सब लोग मैक्सिमम लोग रिपीट ही हो गए, तो जो रिपीट हो गए उनका क्या कहना है। लेकिन पार्टी ने, किसी ने सर्वे कराया बीजेपी ने कि हम जिसको रिपीट कर रहे हैं उसके बारे में लोगों की क्या धारणा है। अब ये बड़ा कारण है लोगों को वोट नहीं डालने का। बिल्कुल लोग बिल्कुल उगे हुए बिल्कुल हैं चेहरा देखते करके कि भाई यही तो लड़ते हैं, इतने दिनों से तो लड़ रहे हैं, अब इन्हीं को देखते देखते परेशान है हम लोग, तो क्या वोट देने जाए। अरे ना देखिए कितने छोटे मुद्दे बन जा रहे हैं इस चुनाव में। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि हम लगातार सुन रहे हैं, अरे ये क्या रहेंगे, क्या लड़ेंगे, आते हैं होटल में चुनाव का कार्यालय बनाते हैं, चुनाव खत्म होता है, जीतते हैं, हारते हैं, चले जाते हैं, तो होटल से चुनाव लड़िएगा। हाँ, तो ये मुद्दे भी, हाँ, इनका घर है क्या? तो ये मुद्दे भी काम कर रहे हैं, और पहले चरण में हमने इस मुद्दे को सुना। हाँ तो है, ये मुद्दा है निश्चित रूप से, क्योंकि कोई सेंट्रल थीम नहीं है ना, कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं है। जब एक केंद्रीय मुद्दा होता है, पहले क्या 2 चुनाव में नरेंद्र मोदी स्वयं मुद्दा थे, वो अपने आप में एक नैरेटिव थे। नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव थे, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ना है, उनके पक्ष में या उनके विरोध में। अभी इस बार बीजेपी यही सोच रही थी, लेकिन अब 10 साल में गंगा जमुना में पानी बहुत बह गया है, अब वो नैरेटिव नहीं हो पा रहा है। और ये, या फिर कंटिन्यूटी की भी धारणा बनवा दी बीजेपी ने कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो लोग दूसरी चीजें खोजने लगे, छोटी मोटी चीजें खोजने लगे, छोटी मोटी चीजों पर लोग ध्यान देने लगे। तो इसकी वजह से भी बहुत कंफ्यूजन हुआ। मतदाता को लगा चेहरा देख के कैंडिडेट कोई उत्साह बढ़ाने वाला कैंडिडेट नहीं। आप देखिए, हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण में जिसको कैंडिडेट बनाया गया, आप देखिए, हम तो जान रहे हैं कि कोई उत्साह जनता में नहीं, दोनों तरफ से नहीं है। राधा मोहन सिंह को 35 साल से लोग देख रहे हैं मोतिहारी में, और जो दूसरे कैंडिडेट आए वो आरजेडी में थे, आरजेडी के विधायक थे, उधर से हार गए, तो अब इधर मुकेश सहनी की पार्टी से आ गए, उनको लोकसभा की टिकट मिली। अब किसी उनका तो आते ही जैसे ही उम्मीदवारी मिली, महादेव वाला जो वीडियो है वो वायरल कर दिया गया। बिल्कुल, वो केसरनाथ को लेकर के जो उन्होंने कहा था वो वीडियो वायरल हो गया, और अब जनता दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। जनता चुपचाप बैठी हुई है कि अरे इसमें अब इनको चुनना है, उनको चुनना है, तो क्या चुनने जाए। तो ये सब जगह हुआ, ये हर सीट पर हम देख रहे हैं। 2-4 ही सीट पर जहां लोगों में उत्साह जुनून देखा, जैसे एक सीट हम लोग देखे निकल गई, पूर्णिया की सीट, वहां चुनाव हो रहा था, वहां लोगों में उत्साह था, क्योंकि एक तीसरा फैक्टर था। एक आध जगह और इस तरह का चुनाव होगा, नहीं तो बाकी आप तय मानिए कि हर जगह इतना ही निराशाजनक माहौल होगा, इसी तरह का उदासीनता रहेगी और इसी तरह से वोटिंग होगी। तो देखिए लब्बो-लुबाब यही है कि बिहार में 40 में 40 और 40 में 39 नहीं होने जा रहा है, लेकिन इसका आशय यह भी नहीं है कि 50-50 होने जा रहा है, या इसका आशय यह भी नहीं है कि जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, वह इतनी सीटें जीत लेगा कि पूछिए मत। हाँ, नीतीश कुमार यदि इंडिया ब्लॉक में होते, नीतीश कुमार यदि इंडिया ब्लॉक में रह जाते, तो बिहार में कुछ भी संभव था। बहुत बड़ा उलटफेर होता, पूरी तस्वीर बदल जाती। हाँ, बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता। नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हुआ, देश का मूड तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, और स्वाभाविक तौर पर, हाँ जी, और स्वाभाविक तौर पर वे कहाँ के उम्मीदवार होते। खैर चलिए, तो हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे। अब की बार 400 पार ये संभव नहीं दिख रहा है, 303 भी पहुंच जाए ये बड़ी बात होगी, लेकिन ईवीएम में क्या बंद है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।